नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो कि ये आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपी पीसीएल टीजी 2 के अलावा यूपी आर्मिनल टीजी 2, डीआरडीओ, इसरो, सेल, एनपीसीआईएल आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देख कर बैठ जाना, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, इस वीडियो की खास बात यह है कि दोस्तों, ये इस वीडियो में हमने सभी टॉपिक से प्रश्न लिए हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट गया हो। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा ज्ञान इसमें मिल पाएगा। चलिए, हम इसमें शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आईएसओ का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, इसका पूरा नाम बताना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, इसके संगठन से जैसे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर सिलेंडर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर सिलेंडर, ये जानकारी देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पैरों पर अधिकतम भार होना चाहिए। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक रूप नहीं है, व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सड़क सुरक्षा ये नहीं है, जबकि दोस्तों मशीन सुरक्षा होनी चाहिए, शरीर सुरक्षा होनी चाहिए, कार सुरक्षा होनी चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डेड डैश तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 100 एम्पियर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वह तकनीकी साधन जो उच्च वैद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिए वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल ढांचे का आकार और भार, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कैप छेनी का प्रयोग हम करते हैं। अगला है, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टैप का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी की सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 150 वाट, इसका राइट आंसर है। अगला है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर धारा कहते हैं, सिंपल सा है। जैसा कि दोस्तों धारा बराबर यानी विद्युत धारा बराबर आवेश अपान टाइम होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। धारा जो है इसमें प्रकाश की चाल के बराबर लगभग होती है। धारा की चाल और प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, एक कार्बन प्रतिरोध पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर। इनमें से कौन सा इसमें प्रतिरोध का मान क्या है? आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपका। जैसा कि हम दोस्तों देखते हैं, लाल का जो होता है 2 होता है, यहाँ पर देख भी सकते हैं, लाल का 2 होता है, पीला का 4 होता है, यहाँ पर 4 रखेंगे, फिर गूढ़े का निशान लगाएंगे, गूढ़े के निशाने के लगाने के बाद फिर 10 लिखेंगे 10 की घाते में, फिर क्या भूरा है, भूरा का 1 लिखेंगे 10 की घाते में, फिर प्लस माइनस जो इसकी सहनशीलता होती है, सिल्वर की 10% होती है। इसे फिर हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 240 240 और प्लस माइनस जो है इसका आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप,
यहाँ पर गलत दिया गया है लगता है। जैसा कि चलिए हम आपको फिर से हल कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले लाल है, लाल का पहले तो 2 रखा गया, फिर पीला, पीला का 4 रखा गया, फिर गुणे 10 की घाते भूरा का 1 रखेंगे, फिर प्लस माइनस 10 लिखेंगे। इसकी सहनशीलता सिल्वर की होती है, जो कि यहाँ पर आपका 240 सही उत्तर आएगा, प्लस माइनस 10%, जो कि इसमें गलत दिया गया है। आप 240 लिख लेना, प्लस माइनस 10 इसकी सहनशीलता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देखना, जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है। सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्लस। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो प्रवाह होता है वो माइनस का होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक माइनस का 1.6 गुणे 602 गुणे 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम होता है, जबकि प्रोटॉन पर होता है वो प्लस का होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या है? सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्लस माइनस 10% इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, चूंकि अचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसी कारण से अचालक का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। जिंक धातुएं और नाइक्रोम एक मिश्र धातु है और इन सब का प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 29 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, किसी भी उदासीन परमाणु हेतु इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बाहर ऑर्बिटल में चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं, जबकि दोस्तों नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में डैश डैश होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिरोधकता निम्न चालकता होती है। जिसमें कि हम देखते हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है उनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों चांदी है, कॉपर है, निकिल है आदि देख सकते हैं। और वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है हो सकता है और उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, वे अचालक विसंवाहक कहलाते हैं। जैसे कि माइका, पेपर, वुड यानी लकड़ी आदि। अगला प्रश्न, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डैश डैश होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच इसका सही उत्तर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक निगेटिव होता है और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम देख सकते हैं आप। जो अर्धचालक होते हैं उनका बाहरी कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, ए तथा बी बिंदुओं के बीच का प्रभावी प्रतिरोध कितना है? सिंपल सा होता है दोस्तों, इसको आपको हल करना। जैसे कि दोस्तों इन्हें पहले समांतर में जोड़ना है, फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे, फिर इसके साथ समांतर में जोड़ लेंगे, फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे। आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 1 ओम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आप यहाँ पर देख कर हल भी कर सकते हैं। बाकी हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सिंपल सा है, आप इसे ज़रूर हल करें। अगला प्रश्न, जो कि लास्ट में आपका इतना आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक 10 ओम प्रतिरोध को एक 6 सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, और उस 10 ओम प्रतिरोध के आर पार की वोल्टता कितनी होगी? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 वोल्ट होगी। जैसे कि आप यहाँ पर जान लीजिए, जैसे कि धारा बराबर यहाँ पर दिया गया है, पूरा मान रख के आपका जो मान निकाल लिए गए है 5 वोल्ट सही उत्तर आ जाएगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख लेना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में उपस्थित नहीं होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रतीपक इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों स्थिर रिले सरलीकृत ब्लॉक आरेखों में प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, आउटपुट डिवाइस और दृष्टिकारी रेक्टिफायर होते हैं, जबकि इसमें प्रतीपक नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक न्यूनतम आयल सर्किट ब्रेकर में निम्न में से कौन
क्वेंचिंग माध्यम और डाइलेक्ट्रिक माध्यम में से उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डाइलेक्ट्रिक आयल इसका सही उत्तर है। जैसा यहाँ पर हम देखते हैं, परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर स्विच गियर का एक उपकरण है जिसका प्रयोग परिपथ में मेकिंग और ब्रेकिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला है, लाइन रोधक उपकरण रोधक और व्यास्तर की सबसे सरल सुरक्षा डेड डैश द्वारा प्रदान की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दंड अंतराल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा डेड डैश के अनुपातिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, I²RT इसका राइट आंसर है। जैसे कि फ्यूज तार किसी तार का एक छोटा टुकड़ा होता है जो परिपथ तार के सीरीज में जुड़ा होता है और फ्यूज शॉर्ट सर्किट और अतिभार यानी ओवरलोड रिले से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, जैसा कि फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि दिया गया है, तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 66 किलो वोल्ट से लेकर 132 किलो वोल्ट तक किया जाता है। दोस्तों इसमें इस चिन्ह इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको पीडीएफ मिले तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से अरेस्टर में सींग के आकार की धातु की दो राड होती हैं जो हवा की छोटी दूरी से अलग होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हार्न गैप लाइटिंग अरेस्टर इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ वृद्धि डाइवर्टर सर्ज डाइवर्टर डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिजली रोधक लाइटिंग अरेस्टर इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम इसमें जान लेते हैं, लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग विद्युत प्रणाली के सभी स्टेशनों में काम में लिए जाने वाले उपकरणों के शुरू तथा अंत में लगाया जाता है। ये तड़ित स्ट्रोक के कारण आई बिजली को टावर या स्टेशन के ऊपर सीधा भूमि तार की सहायता से भूमिगत करवा देता है और इन्हें भूमि तथा टावर या संवाहकों के बीच में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, डेड डैश एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्विच इसका राइट आंसर है। जैसे कि स्विच एक हस्तचलित युक्ति है, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक स्टेशनों सब स्टेशनों के पैनल बोर्ड पर होता है जिसे स्विच बोर्ड भी कहते हैं। स्विच बोर्ड का उपयोग घरों के स्विच बोर्डों पर भी होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, बैटरी चार्जर डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर इसका सही उत्तर है। जैसा कि बैटरी चार्ज डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर होता है जो कि एसी को डीसी में चेंज करता है यानी बदलता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, 6 वोल्ट और 6 एम्पियर इंटू आवर पर कार्य कर रहे किसी 10 गुणे 0.25 वाट एलईडी वाले बैटरी लैंप की अनुमानित कार्यविधि रन टाइम कितनी होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे कि दोस्तों वोल्टेज अपान वाट, यहाँ पर इसका मान रखेंगे जैसे कि आपका सही उत्तर आ जाएगा, जैसे कि 14 वोल्ट राइट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप हल कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निरंतर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में चार्ज का समय क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह लगभग आधा हो गया इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के पीछे सिद्धांत डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम इसका सही उत्तर है। जैसे कि आप फैराडे के नियम प्रथम नियम जान सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा धारा घूरते समय के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि M बराबर ZIT इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय यानी मैग्नेटाइजिंग बल के पीछे फ्लक्स घनत्व की लैगिंग को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हिस्टैरिसीस इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, किसी लोहे के छोटे टुकड़े मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया जाए तो उसमें फ्लक्स घनत्व बनती है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को धीरे धीरे कम करके शून्य कर दिया जाए तो फ्लक्स घनत्व शून्य नहीं होता है, बल्कि
उससे कुछ पीछे रह जाती है। इसी गुण को हिस्टैरिसीस कहा जाता है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह के कारण मेष में प्रतिबूंदी बूंदे डैश डैश प्रतिरोधी बूंदे डैश डैश के रूप में ली जानी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव बूंदे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रेरित करंट यानी विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा इसके कारण का विरोध करती है। यह किस नियम में बताया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लेंज का नियम राइट आंसर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि हम जानते हैं इसमें एसी सर्किट में अगर विरोध रिएक्टेंस शून्य है तो पावर फैक्टर डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं इसका फार्मूला, जिनी प्रतिबाधा बराबर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है आर स्क्वायर कोष्टक रूट में आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जेड बराबर प्रतिबाधा, आर बराबर प्रतिरोध, एक्सएल बराबर प्रेरकी रिएक्टेंस, एक्सी बराबर धात्रीय रिएक्टेंस और cos फाई बराबर पावर फैक्टर को प्रदर्शित करता है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि प्रतिबाधा बराबर यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान 1 आ जाता है। अगला प्रश्न, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फेज धारा का √3 गुना इसका राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश डैश द्वारा दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि √3 वोल्टेज लाइन और धारा लाइन cos थीटा इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं, यही फार्मूला दिया गया है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज लाइन और लाइन धारा यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 0 इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर का अधिकतम मान डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इकाई इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, किसी भी परिपथ में लाइन धारा तथा लाइन वोल्टेज के मध्य बने कोण के कोसाइन को शक्ति गुणक अथवा पावर फैक्टर कहते हैं। इसे cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति गुणक यानी cos फाई का मान 0 से 1 तक होता है। अगला प्रश्न, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0.707 इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक घरेलू एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान किसी भी विद्युतीय राशि के अधिकतम मान तथा √2 के अनुपात से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डैश डैश कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सी, जो कि डेल्टा इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसका चिन्ह इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको पीडीएफ मिले तो वहाँ पर इसका चिन्ह लगा हुआ मिले, आपको एग्जाम के समय रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल मिले। चलिए, अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रंग कोड इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है उपरोक्त प्रतीक को दर्शाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि अर्थ ग्राउंड इसका राइट आंसर है। ये तो सभी को पता होगा। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं। कौन से रंगीन तार जमीन के तार जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि हरा पीला इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि हरा पीला रंगीन तार जमीन तार होते हैं जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं। प्रदोष की स्थिति में यह तार समस्त धाराओं को भूमि में भेज देते हैं, यानी भूमि में इसको दे दिया जाता है। जैसे कि दाता प्रकार की अशुद्धि कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक तथा एंटीमनी सभी दाता प्रकार की अशुद्धि होती है। इन प्रकार के अर्धचालक में मिश्रित अशुद्धि दाता अशुद्धि कहलाती है। दाता अशुद्धि इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न, एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धि कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोरान इसका राइट आंसर है।
जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक यानी ट्रिवेलेंट अशुद्धि जैसे कि बोरान, इंडियम, गैलियम इत्यादि मिलाई जाती है तो यह एक पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अशुद्धि मिलाने पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाती है जिससे कि होल कहा जाता है। अतः यह हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है जिस कारण इसमें इसे ग्राही यानी एक्सेप्टर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो पर अर्धचालक एक आदर्श डेड डैश के रूप में व्यवहार करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत रोधी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड और चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अतिचालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शून्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जब एक धारित्र को निर्गत से संयोजित किया गया हो तब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग डेड डैश होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए से अधिक इसका सही उत्तर है। तरंग से अधिक होगी। अगला प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा परिपथ सीधे ही मेंस से प्रचालित नहीं किया जा सकता। सही उत्तर यानी प्रचलित नहीं किया जा सकता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि सेंटर टैप्ड पूर्ण दृष्टिकारी इसका सही उत्तर है। चलिए सेंटर टैप पूर्ण दृष्टिकारी सीधे ही मेंस से प्रचलित नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर में उर्मिका गुणक यानी रिपल फैक्टर क्या सूचित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फिल्टर की दक्षता इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं फिल्टर दृष्टिकारी से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज से उर्मिका यानी रिपल समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को फिल्टर कहते हैं। फिल्टर प्रयोग करके दृष्टिकारी आउटपुट से स्थिर एवं सम वोल्टेज प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न ब्रिज रेक्टिफायर में डायोडों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 4 होनी चाहिए जबकि सेंट्रल टैप में फुल वेव रेक्टिफायर में 2 होती है और अर्ध वेव रेक्टिफायर में दोस्तों यदि हाफ वेव रेक्टिफायर में इसमें 1 होता है। अगला प्रश्न उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 3 है। चलिए जैसा कि हम इसमें देखते हैं एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए 3 टर्मिनल की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनएनपी ट्रांजिस्टर। इसकी पहचान इस तरह होती है जैसे कि दोस्तों अगर एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो ये पीएनपी होगा, अगर एरो बाहर की तरफ जा रहा है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अगला प्रश्न ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अभ्रक का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आपको दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर से अधिक धारा ले जा सकता है क्योंकि इसका सही उत्तर जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन की ऊर्जा अंतर अधिक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिस प्रवर्धक में निवेशित संकेत की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं जिन प्रवर्धक में निवेशित संकेत आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है तथा जिन प्रवर्धकों में निवेशित संकेत की आकृति में परिवर्तन होता है उसे नॉन लीनियर एम्पलीफायर कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एमीटर बाईपास संधारित्र के अतितापन का कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि सीई का विपरीत ध्रुवता में संयोजित इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे प्रदर्शित चित्र में कलेक्टर वोल्टेज के शून्य होने का संभावित कारण क्या है। चलिए हम इसमें जानते हैं जैसा कि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लस में वोल्टेज शून्य है, ये इसका राइट आंसर जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए
चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन सा विद्युत नेटवर्क एक आवृत्ति क्षेत्र में कला पश्चातता और दूसरे आवृत्ति क्षेत्र में कला अग्रता उत्पन्न करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अग्रता पश्चातता नेटवर्क इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, लीड लैग नेटवर्क जो है विद्युत नेटवर्क में एक आवृत्ति क्षेत्र में फेज लैग यानी तथा दूसरे आवृत्ति फेज में फेज लीड उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 900 हर्ट्ज आवृत्ति कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रव्य आवृत्ति इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं, जैसा कि श्रव्य आवृत्ति की रेंज क्या होती है, जैसे कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। रेडियो आवृत्ति की रेंज जो होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है। और उच्च आवृत्ति की रेंज जो होती है 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक होती है। परा उच्च आवृत्ति की रेंज जो होती है 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है। और जो अपश्रव्य ध्वनि होती है दोस्तों, वो 20 से नीचे इसकी आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर आधारित दोलित्र में दोलन जारी रखने के लिए आवश्यक कुल पास लब्धि डेड डैश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1 इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो देखें तो पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान यहाँ पर मिल सके। और अगर आपने हमारी पूरी वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को पूरी जाकर जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमने उन सभी टॉपिक में ऐसे प्रश्न डाले हैं जो कि ये वीडियो में अब वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो दोबारा रिपीट नहीं हो गए। क्योंकि दोस्तों हमने जो छोटे छोटे टॉपिक थे उनको पहले ही समाप्त कर दिया है, जो कि जिसमें 30-40 प्रश्न होते हैं उनको पहले ही समाप्त कर दिया गया उन्हीं वीडियो के माध्यम से। अब इसमें जो है बड़े बड़े वीडियो मतलब बड़े बड़े टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, जबकि दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मोस्फेट है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है, पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर निम्नलिखित के बनाए जा सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ट्रायक इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर ट्रायक के बनाए जा सकते हैं तथा डायोड दृष्टिकारी की भांति कार्य करती है और ट्रांजिस्टर डायोड वाल्व की भांति प्रवर्धक मॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2 आधार और 1 गेट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि दिए गए स्विचन परिपथ के बराबर बूलियन फंक्शन क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ए कोष्टक में बी प्लस सी इसका सही उत्तर है। इसका डायग्राम भी आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका डायग्राम जैसे आर गेट का देख सकते हैं, एंड गेट का देख सकते हैं, और इसमें जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए तर्क परिपथ के लिए सरलीकृत बूलियन व्यंजक का निर्धारण करें? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि ए बी बार इसका राइट आंसर है। चलिए आप यहाँ पर समझ लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप डेड डैश से नियंत्रित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3 और अधिक स्थान इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप 3 या 3 से अधिक जगह से नियंत्रित किया जाता है और 3 स्थान से किसी एक लैंप का नियंत्रण होता है इसमें। अगला प्रश्न दिया गया है, BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई डेड डैश होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2.75 मीटर होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों फर्श से वितरक बोर्ड की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर तक होनी चाहिए। अगला प्रश्न, PVC कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में PVC कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई डेड डैश होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2.5 mm होनी चाहिए।
चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं यह दीवार पर बहुत कम स्थान घेरती है, इसमें लिंक क्लिप्स आदि की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड डेड डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 800 वाट इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं लाइट सर्किट में अधिकतम 10 पॉइंट होने चाहिए और पावर सर्किट का अधिकतम लोड 3000 वाट तक होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिश धारा मशीन का आर्मेचर डेड डैश से बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सिलिकॉन स्टाइल इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों DC मशीन का आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है। आर्मेचर में स्लॉट बने होते हैं जिसमें आर्मेचर कोर पंच्ड की जाती है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन द्वारा बनाया जाता है ताकि भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दिश धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में थोड़ा कमी आती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं अभिलक्षण से स्पष्ट है कि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घटती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि अगला पॉइंट है, DC शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों के बहुत सारे टर्न से मिलाकर बना होता है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि Z आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और P पोल्स की संख्या तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि Z/P इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है। अब वेव वाइंडिंग में दोस्तों हमेशा 2 होती है। चलिए, अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, शैथिल हानियाँ यानी हिस्टेरेसिस हानियाँ इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है परिवेश के तापमान इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हिस्टेरेसिस हानि का फार्मूला देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। जैसा कि प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जब प्रारंभिक वाइंडिंग में AC आपूर्ति दी जाती है तो वाइंडिंग के चारों ओर मध्यवर्ती यानी प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, स्थैतिक प्रेरित स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो किसी वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। इसके साथ ही इस युक्ति के द्वारा वोल्टता का चयन एवं वोल्टता का उच्चायन सुगमता से किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जैसा कि ट्रांसफार्मर केवल AC आपूर्ति पर ही कार्य करता है और ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को स्थिर रखता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अनुनाद आवृत्ति मीटर का पैमाना डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 45 से 55 हर्ट्ज इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वाट मीटर एक डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि संकेत यंत्र होता है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, वाट मीटर का प्रयोग शक्ति मापन के लिए किया जाता है। वाट मीटर सदैव एवरेज एक्टिव पावर को ही मापता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग डेड डैश के लिए होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ताप नियंत्रण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, कैथोड किरण दोलनदर्शी का हृदय डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि कैथोड किरण नालिका इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, CRO एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो सिग्नल का एक दृश्य संकेतन यानी विजुअल इंडिकेशन देने में सक्षम होता है। CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप AC और DC दोनों पर ऑपरेट करा सकते हैं। यह वोल्टता प्रचलित डिवाइस होती है।
अगला प्रश्न दिया गया है, टीवी टेक्नीशियन के लिए सबसे आवश्यक माप यंत्र है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वोल्टीमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, वैद्युत यांत्रिक युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि एलवीडीटी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस संकेत को देखना हो वह सियारों के किस टर्मिनल पर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर टर्मिनल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि हम इसमें सीआरओ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि सीआरओ एक अति महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र है। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के अंतर्गत होने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु और विविध तरंगों के रूप में दर्शाने, मापने व विश्लेषण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी मापन यंत्र की सुग्राह्यता बतलाती है कि वह मापन यंत्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका। अगला प्रश्न, जैसे कि यदि एक प्रेरण मोटर में घूर्णक की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णक का रिएक्टेंस होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 गुना इसका राइट आंसर है, जैसा कि यहाँ पर आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, औद्योगिक अनुप्रयोगों हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3 फेज प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी जब वह डेड डैश चलाई जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रवेशित ईएमएफ के साथ इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों, प्रेरण मोटर की स्टेटर की गति तुल्यकालिक गति अर्थात उसमें उत्पन्न घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र के साथ रोटर की स्पीड को चलाया जाए तो रोटर को चलाने के लिए रोटर परिपथ में अंतःक्षेपित इंजेक्ट करके चलाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए डेड डैश मोटर उपयोगी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठंभ यानी रिलेक्टेंस मोटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों, रिलेक्टेंस मोटर सिंगल फेज की एक तुल्यकालिक मोटर होती है कि जो वेरिएबल रिएक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर के पटली क्षेत्र में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए कौन सी कोर प्रयुक्त की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पटलित लौह कोर इसका राइट आंसर है। जैसा हम इसमें जान लेते हैं, यूनिवर्सल मोटर के रोटर और स्टेटर की संरचना के लिए लेमिनेटेड आयरन कोर का प्रयोग किया जाता है। लेमिनेटेड करने के से कोर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप भंवर धारा हानि भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न, एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर में क्षेत्र वेस्टन के किस प्रकार के तार से निर्मित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मोटे वल्कयुक्त यानी इनेमेल्ड तार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यूनिवर्सल मोटर आप जानते ही होंगे। जैसे कि हम जान लेते हैं, वह एकल फेज यानी सिंगल फेज प्रेरण मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा दोनों पर लगभग समान गति से कार्य कर सके यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। इस मोटर का उपयोग फूड मिक्सर, पावर टूल्स आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, 4 पोल और 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाला अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आएगा 60 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर जिसमें 8 पोल और है और 250 आरपीएम के चक्कर लगाता है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी। वही फार्मूला लगाना जैसा कि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यही फार्मूला लगाकर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा जो कि 16 सही 2/3 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अल्टरनेटिंग करंट में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करंट की दिशा और परिमाण समय के साथ बदलते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों डीसी धारा की स्थिति में आयाम और दिशा समय के साथ स्थिर रहती है और एक ही दिशा में धारा प्रवाह होता रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर में किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एलपीएफ इंडक्टिव लोड इसका राइट आंसर है। यानी कि दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर इसका सही उत्तर होगा, जैसे कि आप जान सकते हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित मोटर में कौन सा उच्च दक्षता वाला है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिंक्रोनस मोटर इसका सही उत्तर है।
जैसा कि दोस्तों सिंक्रोनस मोटर स्थिर गति पर परिभ्रमण करती है। सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी, पश्चगामी तथा इकाई शक्ति गुणक पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो सकती है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों जब मोटर रोटर पर डीसी सप्लाई दिया जाता है तो आपूर्ति वोल्टेज का मान कम होने से सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल हो जाती है तथा मोटर में कम वोल्टेज के कारण स्टेटर क्षेत्र में हीट उत्पन्न हो सकता है, जिससे वाइंडिंग खराब हो सकती है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लगातार संचालन की गति, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं सिंक्रोनस मोटर के शक्ति गुणक को इच्छा अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों शक्ति गुणक यानी पावर स्टेशनों तथा उपकेंद्रों पर इससे शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर के संशोधन के लिए बस बार के समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, यह शून्य लोड यानी नो लोड तथा पूर्ण लोड पर भी सामान्य गति से चलती है, इसलिए तुल्यकालिक की गति नियमन शून्य होती है। इसे विद्युत चुम्बकीय शक्ति वोल्टता के साथ घटती बढ़ती रहती है ये। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर एक एसी और डीसी कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज की गुणवत्ता देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिकारी दक्षता, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रव रहित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग निम्न वोल्टेज 18 वोल्टेज तथा निम्न विद्युत धारा 0.5 एम्पियर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डिस्टकारी कन्वर्टर में घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसका शोर मुक्त होता है। अगला प्रश्न, आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतरण में निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि रोटरी कन्वर्टर राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, जैसा कि जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडली यानी कॉइल को समांतर में पथों में विभाजित किया जाता है तो उसे डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वेव वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें जान लेते हैं, आर्मेचर कुंडली यानी कॉइल को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है, उसे वेव वाइंडिंग कहते हैं। इसमें करंट के लिए दो ही समांतर मार्ग होते हैं। पोलों की संख्या चाहे जितनी हो, इसका उपयोग हाई वोल्टेज की मशीनों के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलन यानी कॉइल और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए हुए कंडक्टर संवाहक की व्यवस्था को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम जान लेते हैं, जहाँ उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा की आवश्यकता होती है वहाँ वेव वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, जहाँ उच्च धारा तथा निम्न वोल्टता की आवश्यकता होती है वहाँ लैप वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर के पीछे की दिशा में घूमता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लैप वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि लैप वाइंडिंग का प्रयोग अधिक धारा तथा कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि वेव वाइंडिंग का प्रयोग अधिक वोल्टेज तथा कम धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से विस विसंवाहक इंसुलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेसप्रान, इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसमें हम जान लेते हैं, विद्युत वाइंडिंग में प्रेसप्रान इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि विद्युत रोधी सामग्री के सामान्य गुणधर्म होने चाहिए, जैसे कि प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होने चाहिए, तापी विशिष्ट चालकता उच्च होनी चाहिए। विद्युत रोधी पदार्थ प्रायः अधातु होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप डेड डैश देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50 ल्यूमेन प्रति वाट, इसका सही उत्तर है।
चलिए, जैसे कि प्रकाश के लिए प्रयोग किए जाने वाले पारद लैंप से निकलने वाले प्रकाश का कुछ रंग नीलापन नीलापन के लिए होता है। अगला प्रश्न, इंडिकेट लैंप के पास डेड डैश होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लैंप का सिंबल भी बना हुआ, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इंडिकेटर लैंप के रूप में नियॉन लैंप तथा एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। नियॉन लैंप को सीधे ही 230 वोल्ट एसी से क्रॉस से जोड़ा जा सकता है, परंतु एलईडी को 3 वोल्टेज डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए रेक्टिफायर द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है। अगला प्रश्न, उच्च दाब एमवी लैंप में पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वातावरण के दाब का 2.5 गुना होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रदीप्त दीप फ्लोरोसेंट लैंप जो झिलमिला रहा है, दीप का तत्काल क्यों बंद करना चाहिए? जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया, इसका राइट आंसर है। जबकि दोस्तों जब प्रदीप्त लैंप झिलमिला रहा है तो इसमें रेडियो हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसकी सुरक्षा के लिए लैंप को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, बिजली की खपत यानी कंजम्पशन इसमें से किसमें सबसे अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाट हीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि दोस्तों वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन व आयरन की विद्युत की खपत वाट हीटर से कम होती है। अगला प्रश्न, स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब नियंत्रण रॉड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है तो के गुणन कारक का मान हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 बड़ा होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों जब नियंत्रण रॉड को रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो गुणन के का मान 1 से कम होता है। अगला प्रश्न, क्षितिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष किस परंपरागत बिजली संयंत्र के प्रकार हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सोलर सेल की श्रेणी तथा समांतर क्रम व्यवस्था इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गर्म व शुष्क क्षेत्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिपथ वियोजक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां कहलाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित साधन सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर ऊर्जा सम्मिलित नहीं, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव पिंड गैस ऊर्जा सम्मिलित है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि किलोवाट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह उच्चतम प्रभाव को कम बनाए रख सकती है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर जान सकते हैं, केबल में इंटरशीथ का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, उचित तनाव वितरण इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इंटरशीथ के अंदर एक ही परावैद्युत पदार्थ को विभिन्न लेयर में बिछा दिया जाता है, जिससे कि वोल्टेज का वितरण इम्प्रूव होता है। अगला प्रश्न, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष गड़ाई यानी डायरेक्ट ब्यूरियल इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप इसके डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, रिंग मेन पद्धति इसका राइट आंसर है। चलिए,
जैसा दोस्तों रिंग मेन पद्धति जो है शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि इस प्रणाली में प्रत्येक वितरक केंद्र को दो ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है। आजकल महानगरों में यही वितरण प्रणाली अपनाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3 फेज और 4 वायर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यूएचएफ बैंड दर्शाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज तक 3 गीगा हर्ट्ज द्वारा इसका राइट आंसर है। चलिए बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, उच्च के लिए देख सकते हैं और उच्च आवृत्ति तरंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेलीविजन प्रसारण की बैंड चौड़ाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 मेगाहर्ट्ज इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वीएचएफ मोबाइल संचार की सामान्य सीमा बिना बिना रिपीटर के क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी असीमित इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, सैटेलाइट क्या है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सिग्नल का पावर बढ़ा देता है और सिग्नल प्राप्त करता है और उनको प्रोसेस करता है, उनको रूपांतरित करता है और सिग्नलों को पुनः ट्रांसमिट करता है, ट्रांसपोर्टरों के जरिए सिग्नलों को पुनः ट्रांसमिट करता है। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों यही थे जो कि हमारे प्रश्न जो कि समाप्त हुए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमने जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन्हें पहले ही वीडियो में कवर कर दिया है। अब उन्हें उन टॉपिक के इसमें प्रश्न नहीं ले रहे हैं। इसमें जो बड़े टॉपिक हैं उन टॉपिक के प्रश्न चल रहे हैं, जो कि हम पूरी मान लो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूरी कवर कर सकें। चल दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।